नव्या एक सीधी सादी भोली भाली सी लड़की थी। नव्या बचपन से ही भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। वो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। हर काम से पहले उनका नाम लेती थी। एक दिन, बेटी देख, मैं नई साड़ी लेकर आई हूँ, कैसी है बता तो। बहुत अच्छी है माँ। अच्छा, जा जल्दी पहन कर आ, मैं भी तो देखूं इस साड़ी में मेरी बेटी कैसी लगेगी। माँ की साड़ी में तो बेटी हमेशा ही सुंदर दिखती है, रुको अभी आई। फिर नव्या साड़ी को ले जाके भगवान के चरणों का स्पर्श कर के उसे पहन लेती है। ये क्या, साड़ी मेरी और आशीर्वाद कान्हा से। आप देवी हो और वो देव है मेरे लिए, तो दोनों बराबर हो ना। वैसे बड़ी प्यारी लग रही है बेटी तू इस साड़ी में। बेटी तो आपकी हूँ ना माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ वरना देर हो जाएगी। फिर नव्या कपड़े बदलकर कॉलेज चली जाती है। वहीं रास्ते में कुछ लड़के हमेशा नव्या से बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। अरे ओ रानी, कहाँ जा रही हो? हमारे पास तो आओ, चलो बाइक पर कॉलेज छोड़ दें। अपनी बहन को छोड़ कॉलेज? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। फिर रंगा जैसे ही नव्या पर हाथ उठाने जाता है, तभी अपने आप उसका हाथ रुक जाता है। अबे मारना उसको, क्यों रुक गया? रुक, मैं बताती हूँ। फिर नव्या दोनों की खूब धुलाई करती है। अब आ, बताती हूँ, जब तक मेरे कान्हा जी मेरे साथ है, मेरा कभी बुरा नहीं हो सकता। इसी तरह नव्या जब भी किसी मुसीबत में होती, भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। वहीं नव्या का एग्जाम आने वाला होता है, पर कुछ दिनों पहले वो बीमार हो जाती है। माँ अब क्या होगा, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू भगवान पर भरोसा रख। फिर नव्या एग्जाम देने जाती है और जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर पढ़ती है, उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ उसे आता है और वो जल्दी जल्दी पूरा पेपर लिख देती है। घर पर, माँ पता है मैं पूरा पेपर लिख कर आई हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने जो नहीं पढ़ा था उसका भी आंसर मुझे आता था। सब मेरे लड्डू गोपाल ने किया है पक्का। तू तो पागल है एकदम, वहाँ लड्डू गोपाल कहाँ से आएंगे? कभी पढ़ी होगी तो याद आ गया होगा। चल अब ज्यादा मत सोच, तेरे लिए एक रिश्ता आया है, कल वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। रिश्ता? लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी माँ। तो क्या समाज में मेरी थू करवानी है? मैं कुछ नहीं जानती, ये शादी तो होके ही रहेगी। लेकिन नव्या जैसे तैसे करके ये रिश्ता कैंसिल कर देती है। अब आए दिन उसके लिए रिश्ते आने लगते हैं और वो सबको मना करती फिरती है। नव्या, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। मैंने तेरे लिए लड़का देखा है और कल ही तेरी शादी होगी मंदिर में। लेकिन पापा। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। वहीं पिता के फैसले के आगे नव्या की एक भी नहीं चलती और वो शादी के लिए मान जाती है। वहीं अगले दिन जब नव्या और उसके होने वाले पति की फैमिली मंदिर जा रही होती है, तभी मंदिर के रास्ते में रंगा और पांडु आ जाते हैं और नव्या से वो बदतमीजी करने लगते हैं। और मेरी छमिया, आज तो ये नहीं, हम तेरे दूल्हे बनेंगे, क्यों रंगा? हाँ, उठाओ इसको। फिर पांडु और रंगा नव्या को उठाकर मंदिर की तरफ छेड़खानी करते हुए ले जाने लगते हैं। वहीं सुरेश उन गुंडों के सामने चूहा बन जाता है और उसकी बिल्कुल भी रक्षा नहीं करता कि तभी अचानक से नव्या के अंदर इतनी शक्तियां आ जाती हैं कि वो अकेले ही दोनों को मार भगाती है। वाह बेटी, तूने अच्छा सबक सिखाया दोनों को। चलो अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी और तुझसे? जो आदमी शादी के पहले मेरी रक्षा नहीं कर सकता, वो शादी के बाद क्या करेगा? शादी के बाद 7 वचन निभाने होते हैं, उसमें से एक वचन रक्षा का भी है। जब पहला ही नहीं निभा पाया तो आखिरी क्या निभाएगा?
और माँ पापा, आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं शादी कर लूं? ठीक है। इसके बाद नव्या मंदिर में लड्डू गोपाल की तस्वीर लेकर जाती है और पूरे रीति रिवाज से लड्डू गोपाल की तस्वीर से अपना प्यार रचाती है। इनसे अच्छा जीवन साथी ना आप लोग ला सकते हो और ना मुझे मिल सकता है। इसके बाद नव्या अपने आराध्य की भक्ति में पूरा जीवन गुजार देती है। बहू की सहेली माँ दुर्गा। रज्जो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। रज्जो घर और बाहर का काम बखूबी निभाती थी। वहीं वो अपनी सास और नंद की भी बहुत सेवा करती, लेकिन उसकी सास नंद एक नंबर की चंट औरत थी। अरे ओ महारानी, आज 1 तारीख है ना? हाँ माँ जी, वो इस महीने पगार थोड़ी लेट आएगी। लेट आएगी या कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है जो उस पर उड़ाने वाली है? दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? सही तो कह रही है रीना, मेरा बेटा तो बाहर रहता है, तेरा क्या भरोसा घर के बाहर निकलकर गुलछड़े उड़ाती होगी। माँ जी ऐसा मत कहिए। घर का सारा काम हो गया? जी माँ जी। जा ऑफिस जा और शाम को टाइम से आ जाना, 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। वहीं रज्जो जल्दी से ऑफिस जाती है और सारा काम निपटाकर घर के लिए निकलने ही वाली होती है कि तभी रज्जो, आई एम सॉरी बट ये अर्जेंट काम आ गया है, तो तुम्हें अब ये करके ही जाना होगा क्योंकि बाकी लोग तो जा चुके हैं। लेकिन सर। देखो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जस्ट डू इट। बेचारी रज्जो करती भी तो क्या करती, जल्दी जल्दी जैसे तैसे वो ऑफिस का काम करती है और बॉस को फाइल देके घर आ जाती है। लेकिन तब तक उसे बहुत देर हो चुकी थी। माँ आ गई महारानी मुंह काला करके। कहाँ थी अब तक? माँ जी ऑफिस में लेट हो गया। माँ पक्का इसने अपने बॉस को पटा रखा है, तभी तो इतनी देर तक रुकती है ऑफिस में। दीदी शर्म करो, कैसी बातें करती हो आप? मेरी बेटी क्यों शर्म करे, मैं सब जानती हूँ। तुम जैसी औरतों को पति बाहर कमाए और तुम यहाँ वहाँ मुंह मारो। जा खाना बना जाकर। इसी तरह रज्जो की सास नंद रज्जो को बहुत सी गंदी गंदी बात बोलती है और उसके चरित्र को गंदा करती है। वही रज्जो बेचारी घर बना रहने के लिए सारी बातें बर्दाश्त कर लेती है। ऐसे ही दिन बीते जाते और धीरे धीरे रज्जो की सास उसे खाना भी देना बंद कर देती है और ऑफिस जाने तक के पैसे नहीं देती, जिस कारण उसे पैदल ही ऑफिस जाना पड़ता है और वो पानी पी के ही गुजारा करती है। उसी बीच ऑफिस में एक नई लड़की आती है। हे, मेरा नाम दुर्गा है। मेरा नाम रज्जो है। यही ज्वाइनिंग है तुम्हारी? जी। जिसके बाद रज्जो और दुर्गा थोड़ी बातचीत करती है और अपने अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे दुर्गा रज्जो की बहुत अच्छी सहेली बन जाती है। रज्जो जब भी घर से भूखी आती है तो दुर्गा उसके लिए टिफिन लेके आती है, उसे अपनी कार से घर तक भी छोड़ती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। यार दुर्गा तू कितनी अच्छी है। अभी कुछ ही दिनों पहले हम मिले हैं और देखना कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। हाँ, क्योंकि तेरा मन बहुत साफ है और तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। माता रानी की ही कृपा है जो मुझे तुझ जैसी दोस्त मिली है। वहीं रज्जो को पैदल घर ना जाना पड़े, इसलिए दुर्गा रोजाना उसे घर तक छोड़ने जाती है। ये देखकर उसकी सास नंद बहुत हैरान होती है। कौन थी वो लड़की? माँ जी वो मेरी सहेली है। मैं पैदल घर आती हूँ ना, इसलिए मुझे छोड़ने आती है। अब तो चेहरा भी आपका पहले से भर गया है। माँ हम तो इन्हें खाना नहीं देते, पक्का वो लड़की ही इन्हें खाना लाके देती होगी। सही कह रही है बेटी तू। जब वो इसे खाना खिला सकती है तो ये जो मांगे वो लाके देगी इसे। हाँ हाँ क्यों नहीं। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती,
कल ही तू उससे 50,000 मांग कर लेकर आ। बेचारी रज्जो करती भी तो क्या करती, जाके सारी बात वो दुर्गा को बता देती है। चिंता ना कर यार, ये ले पैसे, ये जाके उन्हें दे दे, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन ये ठीक नहीं है। सब ठीक है, जा तू दे उन्हें। वहीं जब बहू की सहेली से सास को पैसे मिलते हैं तो उनका लालच पड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन माँ, आज फिर से वो इसको छोड़ने आई थी। उसके गले में डायमंड का नेकलेस था, मुझे वो चाहिए। मैं नहीं मांगूंगी उससे वो। तुझे तो मांगना ही होगा, वरना। फिर जैसे ही सास रज्जो पर हाथ उठाने जाती है, दुर्गा वहां आ जाती है। रज्जो, ये तेरा पर्स मेरी गाड़ी में रह गया था। थैंक यू। शायद यहाँ कुछ हो रहा था। आप लोग मेरे नेकलेस की बात कर रहे थे ना? हाँ, भाभी बोल रही थी उन्हें ये नेकलेस बहुत पसंद है। ये लो, अपनी भाभी को पहना दो। फिर नंद उत्साह से भर जाती है और जैसे ही वो नेकलेस छूती है उसे जोर का करंट लगता है। माँ, इसमें करंट है। कुछ भी, ला बेटी मुझे दे दे। फिर सास को भी सेम करंट लगता है। तभी दुर्गा का रूप अचानक से बदल जाता है और वो और कोई नहीं, स्वयं माँ दुर्गा होती है। ये देखकर सभी बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। माता, आप माफ करना माँ। तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरी बच्ची को खूब सताया है। ये ठीक नहीं किया तुमने। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं करना। मैंने अपनी बेटी की बातों में आकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली थी। माफ कर दो माँ, मैं रज्जो को अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। माँ, माफ कर दो इन लोगों को। इसके बाद दुर्गा माँ रज्जो को आशीर्वाद देके वहां से गायब हो जाती है। वहीं अब दोनों सास नंद रज्जो का ख्याल रखने लगती है और उसे प्रताड़ित करने की भूल गलती से भी नहीं करती है।